मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कल जो मैंने एक भारत के भू आकृति के प्रदेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया था, उसको एक और वीडियो में संपूर्ण भौगोलिक भारत के भौतिक प्रदेशों संबंधित सारे प्रश्न लगभग 300 की समथिंग प्रश्न आज तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। ये की हुई मेहनत आपके कितना कार्य करती है, इसलिए आपसे यही अनुरोध मेरा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। किसी ने साफ कहा है कि इंसान को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर कर्म प्रधान है दोस्तों, अगर कर्म आप अच्छे कर रहे हो तो एक न एक रोज फल अवश्य मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं और भारत के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूं। लगभग 300 प्रश्नों का एक PDF लेकर आया हूं दोस्तों, और इसको आप जरूर देखना एंड तक। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में फर्स्ट 7वां स्थान है दोस्तों। 6 बड़े देश कौन से हैं? 6 बड़े देशों में आएगा आपका रसिया, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा चाइना। रसिया, कनाडा, चाइना, RCC, रसिया, कनाडा, चाइना, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत दोस्तों। इस प्रकार 6 भारत से बड़े देश है। रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? सबसे बड़ा रूस, 2 नंबर पे चीन दोस्तों, दूसरा चीन। तीसरे की बात करूं तो तीसरा है आपका सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा देश रूस है। रूस एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। दूसरा देश है चीन और दूसरा देश दोस्तों, पहला रूस, दूसरा है कनाडा और तीसरा है चाइना। 3 नंबर कौन सा है? चाइना। 3 पे चीन, 4 पे कौन सा है? 4 पे USA। अगर 5 पे बात करूं तो 5 पे है आपका ब्राज़ील है 5 पे, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों, अमेजन के जंगलों में। और छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। ऑस्ट्रेलिया छठा है और 7वां है भारत। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों पहला प्रश्न से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे चीन है और 2 नंबर पे भारत है। फर्स्ट चाइना का है और दूसरा भारत का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है दोस्तों? भारत के दक्षिण में भारत तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है दोस्तों। ये भारत की भू आकृति है साउथ इंडिया की, और भारत की भू आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके अरब सागर है, इधर तो अरब सागर हो गया। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी होगी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। और दक्षिण में आपका हो गया इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। कौन सा हो गया दोस्तों? इंडियन ओशियन। इस प्रकार आगे बढ़ें तो आगे लिखा हुआ है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है, तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू कहाँ अवस्थित है, तो ये है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत की यहाँ पर है श्रीलंका और दक्षिण भारत को कौन जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी जलडमरू यहाँ पर है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी का जलडमरू। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23 सही, 1/2 कर्क रेखा गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है? एक बार सारे राज्यों की बात करूँ दोस्तों तो ये भारत है, और भारत में एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? कर्क रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती है, फिर गुजरात के बाद राजस्थान में आती है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाती है,
झारखंड के बाद में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा जाती है, और त्रिपुरा के बाद में कहाँ जाती है, मिजोरम में जाती है। इस प्रकार भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह गुजरता है। उसके बाद की बात करूं तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है दोस्तों। भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करूं तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है लगभग 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, लगभग 2933 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। लगभग 247 द्वीपों का एक समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का द्वीप समूह है, यहाँ पर एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड स्थित है दोस्तों। बेरन आइलैंड अंडमान में ही स्थित है। बेरन आइलैंड, भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, एक बेरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। 2 ही ज्वालामुखी भारत में, बेरन और नारकोंडम। उसके बाद में आगे बताऊं तो आगे दोस्तों आगे हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर भारत के सबसे बड़े द्वीप की बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है दोस्तों। कल बताया था मैंने आपको कि अरब सागर में लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप आदि द्वीप स्थित है अरब सागर में। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो श्रीलंका से भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से लगभग कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। भी मैंने बताया था 8 राज्यों से कोई गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी है दोस्तों। राजस्थान का सबसे कर्क रेखा पर स्थित जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। बांसवाड़ा के जिला मुख्यालय के नजदीक से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा राजस्थान में, गंगानगर जिला। भारत के उत्तर में दक्षिण तक विस्तार कितना है, लगभग 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, बंगाल खाड़ी में अवस्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 2.42 दोस्तों। भारत का वैश्विक स्तर की दृष्टि देखें तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.42% है, 2.4%। हजारों बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। वैश्विक दृष्टि से भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.42%। और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश है, रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और विश्व का लगभग 2.4% भारतीय क्षेत्र घेरा हुआ है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, लगभग 17% जनसंख्या। और 2.4% क्षेत्रफल पे 17% जनसंख्या निवास करती है विश्व भारत में। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किमी। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों पहले ही। और इसके बाद में आगे बढ़ूँ तो कर्क रेखा का यहाँ पर कुछ जो राज्य हैं उनका नाम लिखा हुआ है। ये राजस्थान, फिर गुजरात जाती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, हो गए 8 राज्य। इसके बाद में आगे बढ़ूँ, भारत में मानक समय कौन सी ग्रीनविच समय कितना आगे है दोस्तों। ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री रेखा है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। उससे भारत की दूरी बताएं तो भारत की वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत। इसलिए 0 से 82.5 डिग्री के बीच में जो समय का अंतराल आएगा वो 5 घंटे और 30 मिनट का आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, लगभग 876 किलोमीटर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा जो कि लगभग इंडोनेशिया, मलेशिया के बीच से होकर गुजरती है। सिंगापुर देश ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा के ऊपर अवस्थित है दोस्तों। और इसकी भारत से दूरी, भारत का जो दक्षिणतम छोर है जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं हम, वो 8 डिग्री, लगभग 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के समथिंग है। इसलिए भारत की जो दूरी है, भारत की दक्षिणतम दूरी 876 किलोमीटर की। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह है
दोस्तों बिना द्वीपों को नहीं जोड़ा जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर इनमें द्वीपों काउंट कर दिया जाए तो द्वीपों की लगभग द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। भारत के द्वीपों सहित जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 है, यानी कि 7517 किलोमीटर के समथिंग है दोस्तों। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई बात करें तो ये देखो 7516 लिखी हुई है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे लिखा हुआ है भारत की समुद्र तटरेखा। भारत की समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य भारत की समुद्र तटरेखा पर स्थित है। इनका नाम है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। एक बार दोस्तों आपको इनकी अवस्थिति मैप बना के बताता हूँ। तो मैप के अंदर बताऊँ तो मैप में सबसे ऊपर आएगा आपका गुजरात, यहाँ पर है गुजरात। फिर गुजरात के बाद में आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आएगा आपका महाराष्ट्र का छोटा सा गोवा आएगा, गोवा के बाद कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद केरल आएगा, केरल के बाद में तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश जिसकी सर्वाधिक तटीय सबसे ज़्यादा तटीय रेखा गुजरात की है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की है, फिर ओडिशा है और लास्ट में आपका बंगाल राज्य है जो कि तटीय सीमा पर अवस्थित है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। इसके अलावा भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो वो बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096 किलोमीटर जो सीमा रेखा है भारत की सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों भारत का कौन सा भू आकृतिक बाग प्राचीन है? सबसे प्राचीन बाग है भारत में प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। याद रखना दोस्तों, अक्साई चीन हमेशा सुर्खियों में रहता है। अक्साई चीन 2020 में बहुत सुर्खियों में रहा दोस्तों। जून 2020 में यहाँ पर जो एक वेम्बनाथ दर्रा है वहाँ पर एक वेम्बनाथ एक झील थी दोस्तों। यहाँ पर उस झील के किनारे पर भारत और चीन की सेनाएं तैनात हो गई थी। उसके बाद में बहुत सुर्खियों में रहा था। चीन के लगभग 159 ऐपों को भारत ने बंद कर दिया था। इस कारण भारत का अक्साई चीन जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे लिखा हुआ है आपका भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख, एकमात्र मरुस्थल लद्दाख में है जो कि भारत का शीत मरुस्थल है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यूमूर द्वीप के कारण बांग्लादेश के साथ में दोस्तों। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक द्वीप है जो कि बांग्लादेश में अवस्थित है, न्यूमूर द्वीप। इसके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो भारत को 2 भागों में बांटता है, 23 डिग्री 3 मिनट। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कौन से राज्य? त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्या क्या विशेषता है। तो मैकाल का इनकी विशेषता आपको पता ही होगा कि ये सारे के सारे कौन से आइलैंड है? ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित आइलैंड है, अरब सागर के सारे आइलैंड। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद बताऊं तो भारत और चीन की सीमा रेखा की स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इनके बारे में बात करें दोस्तों तो इनके बारे में भारत और चीन के बीच में कौन कौन से राज्य हैं? तो इनमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ये भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और भारत चीन गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर भारत और चीन की सीमा पर एक तो अरुणाचल प्रदेश स्थित है, बस एक तो ये स्थित है। एक आपका ये तीनों राज्य नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत और चीन की सीमा पर बांग्लादेश, इसके अलावा सिक्किम आएगा दोस्तों। सिक्किम के अलावा आएगा आपका, सिक्किम के बाद आएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा आएगा दोस्तों? यूके आएगा। और
यूके आएगा दोस्तों। और यूके के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस सॉरी दोस्तों उसके लिए, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण छोर पर कितनी दोस्तों हम पहुंच गए थे। इसके बाद में हम आ चुके हैं दोस्तों, हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, हमने पढ़ा है मैकाल का पठार पढ़ ही लिया। छत्तीसगढ़ में अरुणाचल, ये जो हम पढ़ रहे थे सीमा रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित है। सीमा रेखा पर अवस्थित राज्यों की बात करूं दोस्तों तो इनमें आपका आ रहा था दोस्तों, सीमा रेखा पर स्थित राज्यों की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों, इस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी आपको। और यहाँ पर हम थे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरुणाचल पर, यहाँ पर ये राज्य गलत हो चुके थे दोस्तों, इनकी जगह हमने अरुणाचल पढ़ा था। सिक्किम पढ़ रहे थे उससे पहले, और सिक्किम के साथ साथ सिक्किम के बाद में यहाँ पर यूके आएगा, यूके के बाद में एचपी आएगा, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर लद्दाख, ये आएंगे चीन की सीमा पर। लद्दाख दोस्तों, सिक्किम, यूके, एचपी और लद्दाख और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश आते हैं भारत और चीन की सीमा पर। उसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों तो आगे दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो हमने कल भी पढ़ी थी ये है अनाई मूडी। उसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आपके यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों तो भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो सबसे ज़्यादा सीमाओं से स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 75 के समथिंग, सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तों 403 के समथिंग। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब, और आगे जब बढ़ेंगे हम तो आगे यहाँ पर अगला की नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ का नेक्स्ट वर्ष स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारत का क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक मांडले जेल है दोस्तों, उसको काला पानी कहा जाता था। मांडले जेल को, मांडले जेल थी अंडमान निकोबार में, उसे काला पानी कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा निर्धारण सिविल जोन रेडक्लिफ ने किया था। सिविल जोन रेडक्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आती है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। चीन, नेपाल और भूटान तीनों की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा क्षेत्र दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्यों का क्रम बताओ। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 2 पे एमपी, 3 पे महाराष्ट्र। पहले मध्य प्रदेश था दोस्तों, 1 नवंबर 2000 तक एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 2000 के बाद में जब एमपी छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य बन जाता है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश राज्य में अब स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैंडल पीक, सैंडल जो पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अब स्थित है। इसके बाद में नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अकेले में नहीं है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर अब स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब खींची गई। 15 अगस्त 1947 को खींच दी गई थी दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस 2 राज्यों की तट पर स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पंबन द्वीप की बात करूँ तो ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अब स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो ढूंढ रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है,
इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। ढूंढ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, ओडिशा में स्थित है। ये भारत की एक आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है दोस्तों, और ये भारत का कभी मोंटेस्क्यू जो रिपोर्ट आती है उसमें भी शामिल किया गया था। और चिल्का झील ओडिशा में है। भारत के तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। इसके बाद में आती है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर। मीठे पानी से बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील, राजस्थान है। कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान। उसके बाद में आता है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गरसोपा जलप्रपात या फिर कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में आगे आता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड या सबसे गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा नदी देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग में आकर के भारत के मैदानी प्रदेशों प्रवेश करती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से उद्गम होती है, ये किस राज्य में है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश में, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद में आगे देखूँ तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनको बांग्लादेश में क्रमशः पद्मा और जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा गंगा को कहते हैं, जमुना ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है तब इन्हें मेघना कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है। उसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। उसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे लिखा हुआ है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा और तापी, दो नदियां गुजरती है दोस्तों इससे। नर्मदा गुजरती है, एक तापी भी कहते हैं इसको, ताप्ती भी कहा जाता है। ये दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी नदियां जहां से जो मैदानों में नहीं जाती, भ्रंश घाटी में बहती हुई समुद्र में एस्चुरी का निर्माण करती हुई अरब सागर में अपना जल छोड़ती है, जिनमें नर्मदा और ताप्ती दो नदियां आती हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कावेरी जल विवाद किस राज्यों में बीच है? कावेरी जल कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में है दोस्तों। कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में कावेरी जल विवाद है दोस्तों। इसके 200 हमारे संविधान के अनुच्छेद 262 262 के तहत यहाँ पर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण भी बनाया गया है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वह आपकी नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद में भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह है टिहरी बांध, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड। उसके बाद में आगे बढ़े तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी था जो हमने पहले पढ़ा है, और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध दोस्तों? ये हीराकुंड बांध है आपकी कृष्णा नदी पर है, जो कि कहाँ पर है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों, आगे नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पर है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची केटू गोडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जबकि भारत के भूभाग में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि जो हिमालय ट्रांस हिमालय के आसपास कंचनजंगा को माना जाता है, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में बन गई थी। जिस समय 33 सागर का उद्गार हो रहा था, समाप्ति हो रही थी, उस वक्त अरावली पर्वतमाला बन चुकी थी दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। इसकी हाइट है 1722 मीटर दोस्तों, और ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद में
आता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिम घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पश्चिम घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कार्डामम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये दोनों केरल में स्थित है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी दोनों केरल में स्थित है दोस्तों, दोनों केरल में स्थित है। कार्डामम और पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। उसके बाद में देखूं तो पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ेगा आपका केरल और तमिलनाडु को। केरल के कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ेगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और कोच्चि केरल को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत और चीन की बॉर्डर पर। और केदारनाथ बद्रीनाथ के जाने के लिए रास्ता शॉर्ट होता है। 2014 में खोला गया था, लेकिन 2017 में डोकलाम परिघटना के कारण भारत चीन विवाद हो गया और इसको वापस बंद कर दिया गया। नासिक और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इनको जोड़ता है थालघाट दर्रा। नासिक और बम्बई कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो कोलकाता और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट दर्रा। कोलकाता और बम्बई मार्ग पर बोरघाट दर्रा स्थित है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो भारत की सबसे बड़ी वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में जलवायु कैसी होती है? सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। इसके अलावा भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मसीनराम मेघालय में। मसीनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा क्या कारण है? ये पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति बनी हुई है। गारो कासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो कीपाकार आकृति में इनको घेरी हुई है। जो मानसून उठता है सीधा वहां जाता है, उनसे टकराता है और बारिश से करवा देता है। उसके बाद में आएगा आपका, उसके भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? भारत की शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और ओडिशा में होती है दोस्तों। लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। और इन दो राज्यों में बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश तमिलनाडु में होती है शीतकालीन मानसून के कारण। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मौसिम से बना है मानसून। कौन सी से बना है? मौसिम से बना है मानसून। अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, से बना है मानसून। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत का सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वह है पतझड़ वनस्पति, ठीक है। उसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एंड ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन दलदली और ज्वार भाटा के क्षेत्रों में मिलेंगे आपको। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत में सबसे पहले 1936 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ दोस्तों, 1973 में शुरू हुआ बाघ टाइगर रिजर्व। भारत की किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। और लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल है, ठीक है। उसके बाद रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल में गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, आलू आता है, ठीक है। उसके बाद में आगे आएगा जायद की फसलें कौन सी है? तो जायद की फसलों में आएगा आपका खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। नगदी फसलों में आएगी आपकी गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़े तो आगे आएगा आपका
भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल है। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से ही भारत में जो किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इन्हीं एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और विश्व के स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में भारत का। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है। दोस्तों, 1970 के दशक में इन्होंने ये ऑपरेशन फ्लड चलाया था और ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप ही भारत में दुग्ध डेयरियों की स्थापना की गई थी। उसके बाद आगे बढ़े तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा ताप थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। थर्मल पावर से की जाती है। भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा है और वह भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह है दोस्तों अप्सरा, जो कब बना था? 1956 में बना था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र से हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। उसके बाद में भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिवा समुद्रम परियोजना है और ये कावेरी नदी पर है। कौन सी परियोजना है? शिवा समुद्रम है और ये कहाँ है? कावेरी नदी पर। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे हैं देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया। 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया। उसके बाद में निक्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लोएस्क का दोस्तों लोएस्क की बात करूं तो लोएस्क का सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है लोएस्क, भारत में सर्वाधिक। उसके बाद में बात करूं तो जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान आपको विदित होगा कि उदयपुर, राजस्थान में है और राणा लाखा के समय खोजी गई थी और ये जस्ता और तांबा के लिए जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सोना और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे? द्वितीय योजना काल में कौन कौन से कारखाने? योजना काल में बनाए गए कारखाने भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला ओडिशा में है। उसके बाद में आता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो कि पुराना नंबर है दोस्तों, नया नंबर चेंज हो चुका है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये भारतीय रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारत में, भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? भारत में प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चली। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? ये 1925 में चली विद्युत रेल भारत में सबसे पहले। उसके बाद में आती है भारत में वायु परिवहन कभी स्टार्ट हुआ? 1912 में हुआ था दोस्तों। वायु परिवहन ये 1911 में माना जाता है दोस्तों। और 1911 में कहाँ से हुआ था? नैनी एक स्थान है, इलाहाबाद से नैनी की भी चली थी पहली वायु सेवा। किस तरह 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में और भारत में सबसे पहले वायु परिवहन 1912 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? यह है फूर शत्रगंज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है?